और नरेंद्र मोदी? मोदी तो आसमान पे हैं, वो तो कुछ नहीं सुनते हैं किसी की। बतौर नेता कैसे हैं? मुझे तो पसंद नहीं है, मैं तो बिल्कुल खुल के कहता हूँ वो, और ये हमारी गलती से हुआ, तो इस पर बोले नहीं इस पर अभी चुप रहो। मैं समझाए कुछ जांच वाँच कराएंगे। पुलवामा के हमले को याद रखना, पुलवामा की शहादत को याद रखना, और उसकी कोई जांच नहीं कराई, कौन दोषी था। असल में उस वक्त सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। सीआरपीएफ ने मेरे से कुछ मांगा नहीं था, और सीआरपीएफ मेरे तहत सीधे नहीं आती थी, पीएम के तहत आती थी। तो मैं तो यही पीएम को ही यही कह सकता था कि साहब ये हमारी गलती से हुआ, इसकी जांच करें। उन्होंने कुछ नहीं किया। अब साल 2023 के दौरान जब आप पुलवामा हमले का जिक्र करते हैं, पुलवामा का, फिर वो किसानों वाले पे मैं गवर्नर रहते हुए प्रोटेस्ट करने गया पीएम के पास, उनसे मेरा झगड़ा हो गया उस बात पे। फिर मैं बोला गवर्नर रहते हुए, उसका एक असर हुआ, किसानों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जब आप किसान आंदोलन के दौरान मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जी, वो किस तरह की बातचीत थी? वो तो मेरी उनसे जाते ही एक तरह से झगड़ा हो गया। मैंने उनको कहा कि साहब ये 4 महीने से बैठे हैं, आप इनसे बात कर लें। तो मैं कहा कुछ नहीं सतपाल, चले जाएंगे। मैंने फिर घुमा फिरा के कहा, मैं कहा आप ना करें, किसी और से बात करा दें, कि नहीं कुछ नहीं होता, चले जाएंगे। तो मैं रिएक्ट कर गया। मैंने कहा साहब ये आप इनको जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। ये जो सिख हैं, इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये जाट हैं तो लाल किले पे चढ़े रहते हैं 6ठे महीने। इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, बातचीत की जाती है। उस वक्त नहीं उनकी समझ में आया, 2 महीने बाद फिर माफ़ी मांग के कानून वापस। वैसे वो जो बातचीत थी वो किस लिहाज से कर रहे थे? एक पॉलिटिशियन के लिहाज से, या तो मुल्क के मालिक के तौर पे बोल रहे थे, और मैं एक प्रोटेस्टर के तौर पे बोल रहा था। तो नहीं सुनी उन्होंने बातचीत? ना, नहीं सुनी, उस वक्त नहीं सुनी। बाद में माफ़ी मांग के वापस लिए कानून। माफी मांगने से पहले आपसे बातचीत हुई कोई? ना, कुछ नहीं। मेरा तो उनसे डायलॉग उसी वक्त टूट गया था। वो कितनी मुलाकातों के बाद की मुलाकात थी वो? तो मेरी तो बहुत मुलाकात उनसे होती थी, इस गवर्नर जाना ही होता था। और फिर इस मुलाकात के बाद आपने कोई ऐसी बातचीत रखी? नहीं रखी ना। मैं गया, मैं जो बात मुझे कहनी होती थी वो मैं अमित शाह साहब से कर लेता था। वो अच्छे आदमी हैं, एमिएबल हैं, उनसे मेरा बहुत अच्छा था। अमित शाह जैसे बातचीत करते हैं या किसी तरह की बैठक वो अपने नेताओं के साथ करते हैं, तो वो फिर किस तरह का उनका एक तरह से व्यवहार होता है? रिसेप्टिव हैं, बात को सुनते हैं, समझते हैं, वो सीधे रिजेक्ट नहीं करते आपके आइडिया को। और नरेंद्र मोदी तो आसमान पे हैं, वो तो कुछ नहीं सुनते हैं किसी की। बतौर नेता कैसे हैं? मुझे तो पसंद नहीं है, मैं तो बिल्कुल खुल के कहता हूँ, वो इस देश को चलाने के लिए फिट नहीं है। ऐसा पुलवामा हमले के बाद माने? हाँ, पुलवामा हमले के बाद भी मुझे बहुत शौक हुआ, क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ मैंने उस दिन इनको ढूंढा, क्योंकि मैं गवर्नर था, मेरी ड्यूटी थी रिपोर्ट करना पीएम को। तो ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में, तो ये 6 बजे खाली हुए। तो मैंने पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, और ये हमारी गलती से हुआ। तो इस पर बोले नहीं इस पर अभी चुप रहो। मैं समझाए कुछ जांच वाँच कराएंगे। फिर अजीत डोवाल का फ़ोन आया 2 घंटे बाद, उनका सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं। मैं 1-2 चैनल को बोल दिया था कि हमारी गलती से हुआ, कि अभी इस पर बोलना नहीं। मगर ठीक है। इसके बाद इन्होंने तीसरे दिन से उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि पुलवामा के हमले को याद रखना, पुलवामा की शहादत को याद रखना, और उसकी कोई जांच नहीं कराई, कौन दोषी था। असल में उस वक्त सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे टू फेरी, उनके अपने जवानों को ले जाने के लिए जम्मू से श्रीनगर। सड़क के माध्यम से इतनी बड़ी नफरी को लेके नहीं जाते हैं। 4 महीने उनकी एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही, और 4 महीने बाद रिजेक्ट कर दी। तब वो सड़क मार्ग से चले और ये दुर्घटना हुई। तो इस बेसिस पे मेरा ये कहना था, हम दोषी अगर हम जहाज दे देते तो ये नहीं होता। तो उस समय क्या आप अपने पर्सनल लेवल पर भी कोई एक्शन ले सकते थे? मैं पर्सनल लेवल पे नहीं ले सकता था, इसलिए कि मैं लूप में नहीं था। सीआरपीएफ ने मेरे से कुछ मांगा नहीं था, और सीआरपीएफ मेरे तहत सीधे नहीं आती थी, पीएम के तहत आती थी।
तो मैं तो यही पीएम को ही ये कह सकता था कि साहब ये हमारी गलती से हुआ, इसकी जांच करें। उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे बीच का जो एक पूरा अवधि रही, बीच के जो साल रहे, उनमें कभी पीएम की ओर से या उनके किसी नेता की ओर से तब भी कुछ इस मशवरे, इस पूरे मामले पर कोई सलाह मशवरा हुई, कोई बातचीत हुई? नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उसका सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल किया इलेक्शन में। ये उस साल इलेक्शन हार रहे थे, और पुलवामा के इशू पे वो जीत गए। अगर अपोजिशन अब भी पुलवामा को इशू बना ले तो ये चुनाव हार जाएंगे। उसे इशू किस तरह से बनाया जा सकता है? बनाए के साथ बताइए आपने क्या किया, इतने जवान हमारे मरे, आपने कोई कार्रवाई की? कौन दोषी था, किसका सर कलम किया गया? इस मामले की अगर हम जांच की भी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई खुलकर किसी भी तरह के तथ्य, किसी भी तरह के तर्क पेश नहीं हुए हैं। कुछ नहीं हुए। पुलवामा हमले का जो पूरा मसला है, उसमें हमने अभी तक देखा कि जांच में कोई तथ्य, कोई जांच की नहीं गई कोई। ये तो ओपन एंड शट केस है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे, आपने नहीं दिए, तो कौन दोषी है एयरक्राफ्ट माना का? क्या कारण था? मैं तो जब वहाँ स्टूडेंट्स फंस जाते थे जम्मू में और बर्फबारी में रास्ता बंद हो जाता तो उनके लिए एयरक्राफ्ट भेजता था। पालम पे इतने खड़े हैं, सब किराए पे मिलते हैं, भेजो आप। आपने जवानों की जान की कोई कीमत नहीं लगाई। और अगर इसे विपक्ष सत्तासीन किसी भी व्यक्ति से पूछता है, तो आपको लगता है कि ये मसला एक तरह से उबाल में, उछाल में आ सकता है? मुझे विपक्ष से भी शिकायत है, विपक्ष भी नहीं उठा रहा इसको। ये अभी भी मुद्दा है। इस मुद्दे पे इस गवर्नमेंट को हराया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है, पर विपक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे। जी। जम्मू कश्मीर का माहौल जब धारा 370 हटी, किस तरह का था? देखिए, जब धारा 370 हटी तो बहुत माहौल एकदम टेंस था। महबूबा कह रही थी खून की नदियां बह जाएंगी, दिल्ली वाले भी डरे हुए थे, कश्मीर में भी टेंशन था, और इतना पीसफुली हट गया कि चिड़िया भी नहीं बोली। क्योंकि मैंने वहाँ ग्राउंड पे काम कर रखा था, मैंने वहाँ के लोगों को ये बता रखा था कि तुम्हारे 250 लड़के हैं ये टेररिस्ट, इनको इंडिया की, दुनिया की तीसरे नंबर की फ़ौज है, 2 महीने में ख़त्म कर देगी। क्या हासिल होगा? तुम्हारे बच्चे मरते हैं, नेताओं के तो लंदन में पढ़ रहे हैं, तो क्यों मरते हो इनके लिए? बातचीत से तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, लड़ के कुछ नहीं मिलेगा। तो उनमें एक सेंस ऑफ फैटीग डाल दी थी मैंने कि लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ चुपचाप हट गई। वो सोचते क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर है, दूसरे राज्य के लोगों के बारे में या फिर इस सरकार के बारे में? 370 हटने से पहले जब हम लोग भी जाते थे तो कहते थे अच्छा हिंदुस्तान से आए, तो कोई एक अलगाव की भावना थी, वो अब नहीं। अलगाव की भावना भी हम माने कि उसका क्या कारण रहा? उसका कारण दिल्ली ने मिसहैंडल किया कश्मीर को, उनके सारे इलेक्शंस में धांधली हुई, इलेक्शंस उनके नल एंड वाइड कर दिए, उनके नेताओं को 10 साल जेल में रहा शेख अब्दुल्ला, तो उसका रिएक्शन हुआ उनमें। तो बतौर गवर्नर जम्मू कश्मीर को आपने किस तरह से देखा, कैसे समझा? मैंने मोहब्बत से, मैंने अपना नंबर दे रखा था सबको, जो कोई मुझे फ़ोन करता था डायरेक्ट में उठा, 2 बजे रात भी मैं फ़ोन उठाता था। दूसरे अगर व्हाट्सएप पे भी कोई कंप्लेंट आती थी उसको रफू करता था। मेरे लिए मुलाकात का मैंने डिक्लेयर कर रखा था, कोई टाइम नहीं है, जब आप आएंगे मैं मिल लूँगा। तो उनको ये था गवर्नर हाउस हमारा है, तो एक अपनापन मैंने उनमें पैदा किया। बल्कि एक दिन मुझे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप को चुनाव लड़ना है क्या यहाँ से? मैं क्यों? कहने मैंने राजभवन से तिपहिया निकलते देखा, राजभवन से तिपहिया। मैं कहा नहीं, इन्हीं का राजभवन है, मैंने इन्हीं को सौंप दिया है। तो उससे एक बहुत अच्छी अपनेपन की फीलिंग हो गई थी वहाँ। धारा 370 जब हटी तो एक तरह से ऐसे माहौल माना जा रहा था कि वायलेंस होगी, ये होगा, वो मेरे दस्तखत से ही हटी। मैंने चिट्ठी भेजी लिख के, उसके बेसिस पे वो चिट्ठी राज्यसभा में रखी गई, वहाँ पास हुई, फिर लोकसभा में पास हुई, लेकिन वहाँ कुछ रिएक्शन नहीं हुआ जरा भी। और आज भी नहीं है। बल्कि एक चीज़ का रिएक्शन है, वो जो दिल्ली ने उनको यूटी बना दिया है, यूटी बनने से वो बहुत खफा कि हमारी स्टेटहुड छिन गई।